जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र हैं हम, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जैसलमेर गए हुए थे। जैसलमेर से वापस आने के बाद आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैया सम्मान योजना कोई फ्री की रेवड़ी योजना नहीं है। ये एक कोशिश है आधी आबादी की तस्वीर बदलने की। और जिस तरीके की बातें आ रही थी कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया हैं वो अगर नहीं दिए जाते हैं तो क्या मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी, जिसका जवाब देते हुए राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि देखिए, ये संघीय ढांचा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस योजना को हम बंद करेंगे। हमारे पास राजस्व जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हम राजस्व जनरेट करने पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार जो कर रही है, जो हमारा अधिकार है, वो संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसलिए क्योंकि संविधान में जब प्रावधान किया गया था कि राज्यों की क्या भूमिका है और केंद्र की क्या भूमिका है, जो फेडरल सिस्टम तैयार किया गया है, तो उसमें इसका उल्लेख नहीं है कि दोनों जगहों पर एक ही सरकार होनी चाहिए। अगर सरकार अलग अलग है तो भी केंद्र की भूमिका बड़े भाई की, राज्य की भूमिका छोटे भाई की होती है। राज्य केंद्र पर आश्रित होते हैं और राज्य जो मांग रहा है, झारखंड जो मांग रहा है, ये उसका अधिकार है। एक बार सुन लीजिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़हीन बात कह रहे हैं और आपके लिए वो बेहद जरूरी है। ऐसी नीति तैयार करिए जो छत्तीसगढ़ में है, जहां उत्पाद विभाग से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। ये हमारे सामने चुनौती जरूर है, लेकिन ये वो राज्य है कि माइंस से हम और अधिक रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। एक जानकारी जो मुझे मिली है कि उड़ीसा गवर्नमेंट सिर्फ माइंस से 40 से 50 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो प्राप्त करती है वहाँ की सरकार, और हमारे यहाँ 11,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, जबकि कई गुना उनसे अधिक खान खनिज हमारे राज्य में। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? इस संदर्भ में हमारी बातचीत वित्त सचिव से हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक अध्ययन दल को हम लोगों ने भेजा था वहाँ पर। मैंने कहा है कि जब जैसलमेर की बैठक से हम लौटेंगे तो अध्ययन दल का क्या प्रतिवेदन है, क्या अनुशंसाएं, वो मेरे सामने उपस्थापित की जाए, ताकि उस दृष्टिकोण से हम उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो हमारा ढांचा है देश का, संघीय ढांचा है हमारा, और भारत सरकार का संबंध, राज्यों और भारत सरकार का संबंध के बीच में एक पॉलिटिकल एथिक्स काम करता है। जो हम रेवेन्यू देते हैं विभिन्न स्रोतों से, जीएसटी के माध्यम से, तो वो पैसा उस अंश में वापस करती है। चाहे वो कोयला सेस का मामला हो या भूमि के मुआवजा की बात हो, तो हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और जो विजन है कि हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम मैया सम्मान योजना, फिर किसानों का ऋण माफ, और बिजली बिल एक सर्टेन यूनिट तक जब आप उसको कंज्यूम करते हैं 200, तो वो आपको मुफ्त में दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और भारत सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। 1,36,000 हमारा बकाया है, जो बढ़कर के अभी और आगे हो गया। आप प्रश्न करेंगे, प्रति प्रश्न मैं पहले बता देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा कि कोई बकाया नहीं। पार्लियामेंट उनका फॉर्म हो सकता है, लेकिन हमारा भी स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक फॉर्म है। 2022 में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने उनको पत्र लिखा था, भारत सरकार के अधिकारियों को, वित्त विभाग को, और बड़ा विस्तार से उन्होंने बताया था कि किस हेड में कितना पैसा बाकी है। 1,36,000 कुल राशि बाकी है, और वो आप दीजिए हमको। अगर भारत सरकार को आपत्ति थी तो चीफ सेक्रेटरी के उस पत्र के आलोक में उनको उसी समय जवाब देना चाहिए था। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने भी पत्र लिखा 2023 में, कोई जवाब उसका नहीं आया, और आप पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं कि कोई बकाया नहीं है। पार्लियामेंट एक संसदीय
शीर्ष संस्थान जरूर है, लेकिन जब दस्तावेजों पर बात होगी तो राज्य के अधिकारियों से के साथ और भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ बात होगी। पार्लियामेंट में आप कुछ आंसर कर दीजिए तो एक पक्षीय आपका आंसर है। ये बात तो तब सामने आएगा कि हमारा बाकी है, उनको देना है या नहीं देना है, हमारा बाकी है या नहीं बाकी है। तो ये तो जब दोनों केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी जब तक बैठेंगे नहीं तब तक ये फैसला कहाँ से होगा। इस जैसलमेर में बैठक हुई थी। और अभी आप देखेंगे कि जो ग्रांट इन एड है, केंद्रीय अनुदान की राशि, वो भी समय पर नहीं मिलता है। वो भी पर्याप्त राशि जो 16,000 करोड़ रुपया के आसपास, एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन लगभग वो 16,000 करोड़ रुपए का है। तो उस पर 4-5 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हुए, उससे ज़्यादा नहीं प्राप्त हुए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो और एक पैसा, ये पैसा अगर आप देंगे मार्च में, फरवरी महीने में, वित्तीय वर्ष के अंत में, तो इस पैसे का क्या उपयोग हो पाएगा। आप टाइम पे दीजिए इस पैसे को। तो आपको क्या लगता है झारखंड सरकार के एक और बात, जब उनसे पूछा गया कि बजट का आकार क्या इस बार बढ़ेगा, तो इसका भी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। और उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, बजट का आकार बढ़ाना या घटाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बजट है क्या, उन्होंने उस मूल अवधारणा को समझाया। उन्होंने बताया कि बजट यह है कि आपके पास कितने पैसे हैं और उस पैसों में आप अपना खर्च कैसे चलाएंगे। तो फिलहाल वो स्टडी कर रहे हैं कि झारखंड का राजस्व संग्रहण कैसा है, किस तरीके से राजस्व का संग्रहण वो करवा रहे हैं, और उसके बाद इसी आधार पर बजट बनेगा और इसी आधार पर योजनाओं को बजट अलॉट किया जाएगा। ये भी सुनिए कि राधा कृष्ण किशोर क्या कह रहे हैं। रेवेन्यू लेना है, उस पर भी चार्ज करना है। शेष वही है ना जो हम लोग 1,36,000 करोड़ से मिला करके हमारा राइटअप का मतलब ये नहीं है कि हम 2-3 लाख करोड़ रुपया का बजट बना दें और हम खर्च ही नहीं कर पाए, या फिर हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो ही नहीं उतना। बजट क्या है, जो हमारे पास पैसा आता है वही हम खर्च करते हैं, यही बजट है। तो हम ये भी देखेंगे, मैंने तो अभी एक टारगेट दिया हुआ है अपने अधिकारियों को कि 25-26 में कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वर्तमान हमारे पास प्राप्ति है उससे हम 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हम अधिक जनरेट करें, ये हमने दिया है लोगों को। तो जो हमारे पास सोर्स होगा, जो भारत सरकार से पैसा मिलेगा, जो राज्य सरकार का अपना राजस्व होगा, मिलाकर के बजट तैयार होगा, चाहे वो 1.5 लाख करोड़ का हो, 2 लाख करोड़ का हो। लेकिन आपने कहा कि बजट का आकार बढ़ा देना ही हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य नहीं है, जो पूर्व के सरकार में होता आया है। हमारा है कि साहब हम उतना पैसा जमा करें जितना खर्च कर सकते हैं। एक चीज तो ध्यान में रखेंगे कि जब राज्य और केंद्र सरकार की परिकल्पना की गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उसमें ये कहीं नहीं था कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी की सरकार नहीं हो तो आप राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। उस राज्य की जो हिस्सेदारी बनती है, ये राजनीतिक सुचिता और पॉलिटिकल एथिक्स का दायित्व है कि आप उस राज्य को, भले ही आपकी सरकार हो या ना हो आपकी पार्टी की, जो उसका हक बनता है वो आप दें। एक संघीय व्यवस्था है हमारे देश में, और अगर आपके पास राजनीतिक सुचिता और पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है, जिसको बड़ा धूमधाम से बघाड़ती है केंद्र सरकार, नहीं है तो फिर लीगल एक्शन में जाना पड़ेगा इस राज्य को। कुछ लोगों की आशंका है सर कि जिस तरह हेमंत सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, मैंने पहले भी चर्चा किया, महिला समान योजना, माफ योजना, प्रकार वर्तमान जो संसाधन है, जो वर्तमान उसके पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है, यदि उसके उपयोग इन कल्याणकारी योजनाओं पर करती है तो इनकम जनरेशन का और यूथ एम्प्लॉयमेंट के जो दूसरे प्रोग्राम है वह झारखंड में बाधित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो ये रेवड़ी नहीं बांटा जा रहा है। भारत सरकार ने एक कार्यक्रम, एक योजना चलाई थी, उज्ज्वला गैस योजना। तो उज्ज्वला योजना ये नहीं है। उज्ज्वला योजना में आपने तो चूल्हा दे दिया। अब गांव की जो आर्थिक स्थिति है ग्रामीणों की, पहाड़ों पर रहने वाले गांव आप चले जाइए,
तो आप देखिएगा कि बोरे में बंद करके रख दिया गया है उस चूल्हे को। 1000 रुपया नहीं है किसी के पास कि वो गैस भरा सके। ये स्थिति है। 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पाती है लोगों को। 1000 का गैस कहाँ से भरेगा? वो पैसा तो बर्बाद हुआ। लेकिन ये मैया समान योजना, ये रेवड़ी नहीं बांटा जा रहा है। सुदूरवर्ती गांव में, जंगलों में रहने वाले उस गरीब, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, सामान्य वर्ग के लोग कि जो हमारी बहन और दीदी है, साधारण बीमारी के लिए पैसा नहीं है उनके पास, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो अपने जरूरत की चीजों के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब ये पैसा जो उनको मिल रहा है, हमारी बहन, हमारी दीदी, हमारी बेटी, उनकी निजी आवश्यकता होती है, ये पैसा मिलता है तो वो उससे छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए दवा खरीद सकती हैं। कहने का मतलब है कि वो पैसा जो उनके हाथ में मिल रहा है, वो तो मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जब जाएगा तो जो विक्रेता होंगे, जो सामान उपलब्ध कराएंगे, वो किसी न किसी रूप में स्टेट गवर्नमेंट को वापस करेंगे, जीएसटी हो या अन्य टैक्स के माध्यम से। वो पैसा तो घूम फिर करके हमारे पास आएगा, उसके एक आनुपातिक राशि हमारे पास आएगी। तो ये तो एक रिवॉल्विंग प्रोग्राम है। तो ठीक है सर, एक योजना थी आपकी 450 रुपये में गैस सिलेंडर। कितना इससे रेवेन्यू जनरेट होगा? किन लोगों का कहना है? आप बताइए, खोल के बताइए। तो रांची के भी विधायक हैं, लगातार 7 करोड़ से विधायक थे, उन्होंने भी सवाल उठाया था विधानसभा में इस बात को कहा। उनको चालान से हम आदर करते हैं, सीपी सिंह जी का, हमारे कॉलीग हैं, पॉलिटिकल सहयोगी हैं हम लोग, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि चालान काट करके 20,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। बहुत ज़्यादा होगी तो 50-100 करोड़ रुपए की होगी। ये बहुत बड़ा सहायक तो नहीं होगा राज्य के राजस्व में। राज्य के राजस्व की बढ़ोतरी में दूसरे सोर्स हैं, जैसे उड़ीसा माइन से 50,000 लगभग प्रति वर्ष आय की प्राप्ति करता है, और हम 11 करोड़ रुपया कर रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपया। तो हम लोग का फोकस, मेरा फोकस है, हेमंत सोरेन जी की सरकार का फोकस है कि हम माइंस से और रेवेन्यू कैसे आगे जनरेट कर ले। जहाँ तक चालान काटना, ये होना, मोटरसाइकिल, अब ये तो देखिए प्रशासनिक कार्य है, और ये आपके सुविधा के लिए ही है, आपकी रक्षा के लिए ही है। आप हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे। आप दूसरे राज्यों में जाइए, आप देखेंगे कि लोग जो हैं सो अपने गाड़ियों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और जो इंश्योरेंस होता है वो सब करा के रखते हैं। लेकिन हम अपने यहाँ अगर हेलमेट नहीं पहने तो किसके लिए हेलमेट पहनने की बात सरकार करती है? आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जीवन रक्षा के लिए। अब उस पर फाइन होता है, तो उस पर अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये सोच है कि साहब इससे 2-4 हजार करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार कर रही है, तो मुझे अफसोस है उनकी सोच पर। और विभिन्न जातियों के लोग भी गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो। झारखंड बना है तो जिस उद्देश्य के लिए बना था, वो निर्माण काल से लेकर 14-15 वर्षों तक तो कोई काम ही नहीं हुआ है किसी भी परिक्षेत्र में, चाहे वो पावर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई काम नहीं हुआ है। पूर्व की सरकार की बात अगर आप देखें तो लगभग हजारों करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग का निर्माण हो गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के बिल्डिंग का, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज वहां नहीं दिया गया। नतीजा हुआ कि वो सारे बंद पड़े हुए हैं, हेल्थ सेंटर के बिल्डिंग कोई उपयोग में नहीं। पैसा भी ये लोकधन था, लोकधन की बर्बादी हो गई उसमें। हमने उनसे कहा कि हम कल्याणकारी राज्य है, पिछड़े हुए राज्य है, अर्धविकसित राज्य है, भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए। अब आप देखें कि उन्होंने 5 वर्षों में 2017 से 2022 तक झारखंड से 41,000 करोड़ रुपया लिया जीएसटी पे, और हमें वापस कितना मिला? 14,000 करोड़ रुपया। क्यों?
ये जो संतुलन होना चाहिए, जितना आप ले जा रहे हैं उसके अनुपात में हमको कितना मिलना चाहिए, वो राशि तो मिल ही नहीं। अभी भी उस मद में मुझको लगता है कि 4-5 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार के ऊपर बकाया है हमारा। दूसरी बात ये है कि जो 5 वर्षों के लिए कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन फिक्स किया गया था, तो जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया 2022 में। हमने कहा है कि साहब छोटे छोटे राज्य, जो झारखंड ऐसे राज्य है जो पठारी क्षेत्र है, जहाँ उग्रवाद की समस्या विरासत में हमें मिली थी, इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट की बात थी वो नहीं के बराबर थी, तो ये आप राशि फिर से शुरू करिए। हम जीएसटी कंपनसेशन हमको फिर से 5 वर्षों के लिए बढ़ाइए, आप कहा है और नेताओं ने कहा है, तो निश्चित रूप से उसमें गंभीरता है। और जो ज़रूरत है, हमारे यहाँ लोग 1000 में तो खरीद नहीं सकते हैं, 450 रुपये में खरीद सकते हैं, ऐसे भी परिवार हैं हमारे बीच में, तो उनके लिए ये बात कही गई थी। इस विषय पर हम लोग जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, हम लोग बैठेंगे, बैठ करके उन विषयों को रखेंगे कि ये भी कांग्रेस की ओर से, जहाँ तक मुझे याद है, ये बात कही गई थी, हाँ, ये बात जारी हुई थी। तो हम लोग बैठ कर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विचार करेंगे और थोड़ा वक्त दीजिए, तो थोड़ा समय भी है अभी। तो हाल की राशि में भी खर्चा अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति अभी तक हुई नहीं है, और नए वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होगा तब हम लोग इन विषयों पर योजना